स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं +1 क्लास से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, बाइनोमियल थ्योरम। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है। 12th क्लास में भी बहुत काम आने वाला है। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट इस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि मतलब जो हमारे पास इसमें जो रूल्स लगते हैं वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में भी जाके अप्लाई होंगे। तो आगे चल के काफ़ी यूज होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम का। तो आज हम इसको पढ़ते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है उसको पढ़ने से पहले इस वर्ड बाइनोमियल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या होता है। ये जब हमने 10th क्लास में पॉलिनोमियल का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने 1 बाय 1 करके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस टाइप से मैंने कुछ टर्म बताई थी। तो आपको बाइनोमियल का मतलब क्या बताया था, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। तो जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हों, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कौन सी होती है, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हों। ठीक है, तो 2 टर्म्स को कंटेन करने वाली, चाहे वो प्लस माइनस से, हमारे पास टर्म कौन सी बनती है, प्लस माइनस से डिफरेंट होके तो हमारे पास टर्म बनती हैं। तो 2 टर्म्स जिसके अंदर हों वो क्या होती है, बाइनोमियल। अब मेन चीज आती है बाइनोमियल थ्योरम की कहाँ जरूरत पड़ी। तो बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, देखिए मान लो आपके पास कोई ये पूछ ले a + b 2 टर्म है, बाइनोमियल ही है ये, इसकी पावर अगर मैं 0 कर दूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ जाएगा। यस, आप जानते हैं किसी की पावर 0 हो क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं इसकी पावर 1 कर दूं, तो मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं, 1 कर दूं तो अपने पास क्या आएगा, 1 पावर करते ही इन दोनों की पावर देखिए a + b आ जाएगा कि नहीं, ये आएगा अपने पास a + b। ठीक है, अब अगर मैंने इसकी पावर 2 कर दी तो आपके पास क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b²। इस टाइप से आप फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं इसके। तो आपको कहाँ तक फॉर्मूले पता है, क्यूब तक पता है, a + b होल क्यूब, 3 पावर हो जाए तो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a³ + 3a² b + 3b² या ab² एंड प्लस b³। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए इसमें आगे चल के वो ये पूछ लेगा a + b की पावर 10, तब आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि अब इसकी पावर मुझे कैसे, इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई थोड़ी करने बैठेंगे। यहाँ तो मैंने कर दिया, चलो ठीक है, कम हो तब तक हमें किसी थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमारे पास कोई बड़ी चीज़ आ जाए, उसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, तब हमें एक थ्योरम याद आती है कि कोई थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए इस पर, ऐसा कोई रूल बनाना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, हमने जब तक ये कम पावर थी तब तक तो हम सोल्व कर लेते हैं, टाइम कम लगता है उसमें। जब बड़ी पावर आती है उसके लिए हमें थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थ्योरम की ज़रूरत इन चीज़ों के लिए है, बाइनोमियल थ्योरम। जब हमारे पास ये मुश्किल हो जाए, इसको इजीली सॉल्व कैसे कर पाएँ, तो उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला तैयार करना होता है, उसी को क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। चलिए ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं कुछ टर्म आपको बताना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो एक बार जाके प्लीज़ वो चैप्टर देखें। उसमें आपने कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक था NCR। ये जो टर्म पढ़ी थी आपने, ये क्या होती है, देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये इसका रूल मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको ये आता है तो फिर आप बाइनोमियल थ्योरम को इजीली समझ पाएंगे। तो उससे पहले हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं कि मान लो हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब आपको उस चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए, अगर मेरे पास n कुछ भी है, n कभी भी r से बड़ा नहीं, r से छोटा नहीं हो सकता, तो n ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो ग्रेटर देन इक्वल टू r रहता है, बड़ा और बराबर ही रहेगा, मतलब ये बड़ा ही रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। तो देखो, या तो मैं कहूँ कि इक्वल आ जाए तो क्या होगा, सोचो, इक्वल आ गया तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल, n - n फैक्टोरियल करेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस 0 फैक्टोरियल आएगा। फिर नीचे
n फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1। अब मैं किसी का फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन निकालता हूँ 0 के साथ, 0 के साथ अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस n फैक्टोरियल, तो ये फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप एक बात तो ध्यान रखें कि किसी का भी कॉम्बिनेशन उसी टर्म के साथ और किसी का भी कॉम्बिनेशन 0 के साथ हमेशा क्या रहता है 1 रहता है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास एक और टर्म आती है, ये बहुत ही अच्छी है, इसका रूल है ये देखिए, NCR इज इक्वल टू NCR n माइनस आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब ये आप कैसे समझ पाएंगे, देखिए दोनों का मैं रूल लगा के आपको बताता हूं। NCR आपके पास उधर लिखा हुआ है, वो रहने दो, तो आप देखेंगे n माइनस आर, ये वाला लगा के देखते हैं। तो देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल लेते हैं हम, अब देखो इनका डिफरेंस क्या होगा n माइनस आर, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आएगा अपने पास r, तो डिफरेंस r और फिर क्या होता है नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखो सेम ही तो आ गया, ये NCR और n माइनस आर, ये दोनों क्या है सेम। इसका मतलब इसको एक एग्जांपल से अगर समझा जाए तो कैसे समझा जाएगा, देखो अगर मैं निकाल रहा हूं n की वैल्यू मैंने 12 मान ली, 12 मैंने ये 5 निकाला, तो ये किसके इक्वल होगा 12 माइनस 5 मतलब 7। सीधी सी बात है, अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल। इसका मतलब 12 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन 9, तो सॉरी 11। तो इस तरीके से इनका सम देखना है आपको, 12 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन 10। इस टाइप से आपके पास ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके बाद रिपीटेशन हो जाएगी तो आपको बार बार ये चीज़ें निकालनी नहीं पड़ेंगी। बाइनोमियल थ्योरम में मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो ये कुछ टर्म थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी हम कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो चलिए हम बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं। तो देखिए गाइस, अपने पास क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि 0 पावर होती है तो एक टर्म बनती है, अगर 1 पावर होती है तो 2, और जब 2 पावर होती है तो 3, और 3 होती है तो 4 होती है तो 5। तो इस तरीके से अपने पास टर्म देखो एक एक ज़्यादा हो रही है, 0 है तो 1, 1 है तो 2, तो मतलब टर्म हमें पता चल गया कि जितनी हमारे पास पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म आएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो 0 है तो हमारे पास 1 टर्म आती है, 1 है तो 2 और 2 है तो 3। तो इस तरीके से हमारी जो टर्म्स हैं वो तो बनती जाएंगी। अब मान लो मुझे निकालना हो a प्लस b एंड देन रेज टू द पावर 5, तो आपको ये तो कंफर्म है कि 6 टर्म आएंगी, ठीक है। तो 6 प्लेसेस अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो इस तरीके से मैंने 6 प्लेसेस बना दिए। अब इस प्लेसेस को फिल करने के लिए अपने पास क्या रूल है, ध्यान से देखो, जब पावर 1 है तो दोनों की पावर 1 1 तो श्योर आएगी। फर्स्ट में इसकी पावर फर्स्ट की पावर 1 और लास्ट में सेकंड की पावर 1। जब पावर 2 है तो फर्स्ट में फर्स्ट की पावर 2, लास्ट में सेकंड की पावर 2। वैसे ही देखो फर्स्ट जो टर्म आ रही है और लास्ट टर्म आ रही है वो इन दोनों की पावर वही है। तो इसका मतलब a की पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 5। तो ये तो ठीक है, अपने पास 2 टर्म आ गए। अब मुझे बाकी की टर्म को कैसे फिल करना है, अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे a की पावर 1 थी, आगे 0 है, तो a की पावर 2 1 0, a की पावर 3 2 1 0, मतलब पावर डिक्रीज हो रही है, पावर एक एक करके कम हो रही है। तो a की पावर यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, a की पावर 4, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, a की पावर 3, यहाँ पे कितना होना चाहिए a स्क्वायर, यहाँ पे कितना होना चाहिए a, और वहाँ पे कितना हो गया 0। तो हम इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम को अपने माइंड में फिट कर लेंगे कि होता क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ये एक रूल बना रहे हैं, हम एक जनरल बाइनोमियल थ्योरम को तैयार कर रहे हैं। मैं आपको फाइनल बाइनोमियल थ्योरम लिख के जरूर बताऊंगा, अभी के लिए हम देख रहे हैं कि आता कहाँ से है, कैसे क्या बनता है। तो देखिए ये पावर एक एक कम हो गई। अब ध्यान से देखो b की पावर क्या होती है, b की पावर लास्ट में जाके हाईएस्ट बनती है, इसका मतलब कम से बढ़ती जा रही है, b की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 होनी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे पावर 4 होनी चाहिए, और यहाँ पे पावर 5 आ गई। तो ये चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं।
लेकिन अब यहाँ पे ए और बी का तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि कैसे लिखना है, लेकिन साथ में जो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, एंड यहाँ पे क्या आएगा फिर, तो वो उसके लिए हमें पढ़ना है पास्कल ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है। देखो पास्कल ट्रायंगल क्या होती है, तो ये अपने पास कैसे हमें टर्म देती हैं, जैसे पहला 1 आ गया तो उसके बाद लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा, बीच में क्या आता है, उनका सम आता है। देखो ये 2 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, अब इनका सम होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन देता है, इनके कोफिशिएंट देता है। तो देखो 5 वाले के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1, दूसरे का 5, फिर 10, ये 10, फिर 10 और फिर 5, तो ये बना दी हमने बाइनोमियल थ्योरम। चलो ठीक है, ये 5 तक हम बना देते हैं, लेकिन मान लीजिए हमसे यहीं पे a प्लस बी की पावर 10 पूछ लेता, तो हमें 10 तक कैलकुलेशन करनी पड़ती इसकी, तब जाके हमें समझ में आता कि क्या होगा, 10th जो पावर होगी बाइनोमियल उस एक्सप्रेशन होगी, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे ये ओपन होगी, तो उसके लिए हमें इसको पूरा लिखना पड़ता। तो ये भी हमारे पास कोई प्रॉपर वे नहीं है इसको पूरा लिखते जाओ। अब मान लो ये तो 10 पूछ लिया, आगे जाके 20 भी पूछ ले तो हम 20 तक लिखने बैठ जाएंगे, ये हमारे पास कोई रूल नहीं है। ये हमने सिर्फ एक समझा है कि ये ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इनके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए हमें कि ये है क्या। मैंने आपको कॉम्बिनेशन सिखाया, तो इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो, ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, 1 कॉम्बिनेशन मैंने 2 चीज़ों का बताया, किसी का भी कॉम्बिनेशन उसी के साथ या फिर किसी का भी कॉम्बिनेशन 0 के साथ, ये 2 टर्म मैंने 1 बताई हैं। तो इसका मतलब आगे सबके 1 आ रहा है, आगे सबके 1 आ रहा है और लास्ट में भी सबके 1 आ रहा है। इसका मतलब 0 से n तक जाएगा कॉम्बिनेशन। स्टार्ट कहाँ से होगा, n कॉम्बिनेशन 0 से, और लास्ट में क्या आएगा, n कॉम्बिनेशन n। तो देखो n कॉम्बिनेशन 0 कितना होता है, 1, और n कॉम्बिनेशन n भी कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी होगी, जितनी पावर लिखी हुई है, जितनी पावर लिखी हुई है वो n की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे मैं 1 के लिए जाऊँ तो 1 कॉम्बिनेशन 0 भी कितना होता है, 1, और 1 कॉम्बिनेशन 1 भी कितना होता है, 1। तो ये अपने पास दोनों आ गई। अब इसको और चेक कर लेते हैं, तो पहला और लास्ट तो 1 आएगा, बीच में क्या आएगा फिर, देखो अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 कॉम्बिनेशन 0 और 2 कॉम्बिनेशन 2, ये तो ठीक है, ये तो 1 हो गए। तो इनके बीच में ऐसा क्या आता है, 2 कॉम्बिनेशन 1 रह गया, 2 कॉम्बिनेशन 1 क्या होगा, 2, तो इसका मतलब 2 आ रहा है, तो बात सही बन रही है। तो ये अपने पास क्या चल रहा है, देखो 2 कॉम्बिनेशन 0, 2 कॉम्बिनेशन 1, 2 कॉम्बिनेशन 2। तो इस तरीके से हम बढ़ाते जा रहे हैं सीरीज। एक बार थर्ड और चेक कर लेते हैं, क्या पता ये रूल अप्लाई ना हो। तो पहला देखिए 3 पावर के लिए 3 कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन 3 1 होता है, ठीक है, ये तो आगे फर्स्ट और लास्ट। अब बीच वाले देखो 0 और 3 के बीच में क्या आता है, 1 और 2। तो अब 3 कॉम्बिनेशन 1 निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3, और 3 कॉम्बिनेशन 2 निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 3। तो ये बिल्कुल मैच हो रहे हैं। इसका मतलब जो नीचे वाली टर्म है वो बढ़ती जाएगी, ऊपर जो है अपने पास पावर है वही n है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो चलते आ रहा है, तो इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या बन रहे हैं, NCR बन रहे हैं, NCR। R की वैल्यू 0 से लेके लास्ट तक जितनी पावर है वहां तक जाएगी। तो हमारे पास एक जनरल सा रूल निकल के आता है, इसको देखने से वही रूल को क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं n पावर के लिए। अभी तक मैंने एग्जांपल लिए थे, अब हम जनरल एक बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे। ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। अब आपको दिखाई देगा जो कोफिशिएंट्स थे वो मैं क्या लेता था, n पावर के लिए लिया है, तो यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, अप टू कहाँ तक जाएगा, n कॉम्बिनेशन n तक, ठीक है। ये तो हमारे कोफिशिएंट्स हो गए। अब a की पावर क्या होती थी, हाईएस्ट, n है यहाँ पे हाईएस्ट, तो n माइनस 0, तो b की पावर क्या होती थी, लोवेस्ट, और 0 लोवेस्ट ही है यहाँ पे जो होता है वो b की पावर होगी, और यहाँ पे चलता जाएगा, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। तो देखो इनका डिफरेंस क्या होगा, a की पावर, और यहाँ पे जो होगी वो b की पावर होगी। तो ये आप माइंड में रख सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया कि आते कहाँ से हैं, a की पावर हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जा रही है, 0 हो जाएगी, n माइनस n क्या होता है, 0, और b की पावर 0 से शुरू होके बढ़ती जाएगी, कहाँ तक चली जाएगी, n, मतलब जो इसमें से माइनस हो रहा है वो b की पावर आ रही है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए इसी चीज़ को आप छोटा करके कैसे लिख सकते हो, ये क्या होता है, सम, मतलब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, आगे चल के n टर्म है अपने पास, इन सब का सम क्या होगा, n की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, सॉरी r की वैल्यू,
आर की वैल्यू कहाँ से, 0 से शुरू होके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, और अपने पास r ही चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं। r जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेके n तक रखते जाओ, बाकी अपने पास यही टर्म बनेगी। तो ये अपने पास बाइनोमियल थ्योरम होती है जनरली। तो इसी में हम क्वेश्चन रख के अप्लाई करके पता कर सकते हैं। अब देखो n लिखा हुआ है तो इसमें टर्म कितनी बनेंगी, n+1। ये हमें पता होना चाहिए कि n+1 टर्म बनेंगे। अब एक बात सोचिए कि मुझे इसमें से टर्म निकालनी है फिफ्थ, इसमें से मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। फिफ्थ टर्म क्या होगी आपके पास, वहां पे r की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए। फिफ्थ टर्म अगर मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूं तो r की वैल्यू 0, सेकेंड टर्म ले रहा हूं तो r की वैल्यू 1, मतलब सेकेंड टर्म के लिए r की वैल्यू कितनी है, 1। ध्यान से देखो, मुझे टर्म निकालनी है फिफ्थ, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 4+1, मतलब r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, r+1। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 4। फिफ्थ टर्म निकालनी है t5, तो इट मीन्स क्या होगा, सीधा सा r+1। तो ये कैसे निकलेगा, n कॉम्बिनेशन 4 और n a रेज टू द पावर n-4 b रेज टू द पावर 4। तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म निकलेगी। फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, कॉम्बिनेशन 4। तो एक कम होके आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि टर्म एक ज़्यादा होती हमेशा, तो ये अपने पास निकल रही है। अब मेन चीज़ और आती है इसकी, सारा बेसिक मैं आज करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, इसमें से पहले तो हमें पता चल गया कि n+1 टर्म होती हैं। मान लो अपने पास ये था कि a+b², तो इसमें मेरे पास टर्म बनी थी 3, क्योंकि पावर 2 है तो 3 बनेंगी, a² + 2ab + b², ये बनती है। तो अगर मेरे पास ये है a+b² a³ + 3a²b 3ab² एंड प्लस b³, ये बनता है। तो अब एक बात बताइए, अगर कोई आपको बोले कि मिडल टर्म निकालो, अब मिडल टर्म का कैसे पता चलता है, मिडल टर्म का कैसे पता चलता है, तो आप मिडल टर्म कैसे बता पाएंगे, वो देखिए। मिडल टर्म होती कैसे है कि कितनी टर्म होती, पहले ये तो पता चले। अब मान लो पावर 2 है तो अपने पास टर्म कितनी होगी, 3 में मिडल टर्म क्या होती है, हम ओड नंबर है 3, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स +1 / 2। ये है ओनली फॉर ओड नंबर। किसके लिए है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है तो हम मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, ये है सिर्फ किसके लिए, ओड नंबर के लिए। अगर मेरे पास इवन आ जाए तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो 3 है, 3 वैसे पावर ओड है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, 4, ये कैसी है, इवन। तो नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है तो आप मिडल टर्म निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में कोई टर्म है ही नहीं वैसे। तो ये जो 2 टर्म होंगी ये बोल सकते हैं हम मिडल टर्म। तो कैसे बोलेंगे, या तो आप लिखें डायरेक्ट n/2, जितने भी हैं, n कितना यहाँ पे 4 बोला जाएगा, क्योंकि टर्म कितनी है, 4। तो अपने पास टर्म है, उसके डिवाइड में आप क्या करेंगे, 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास मिडल टर्म सेकंड, 4/2 मतलब 2। या तो सेकंड टर्म होगी या फिर इसी में n/2 + 1 कर देंगे, मतलब जो भी टर्म है होगी उसमें डिवाइड बाई 2 और +1, इनमें से कौन सी टर्म को भी मिडल टर्म बोल सकते हो। तो आपको मिडल टर्म का पता चल गया। इवन और ऑड के लिए अलग अलग होता है, वो तो आपको कंफर्म है कि मिडल टर्म साफ साफ दिखाई देगी या फिर नहीं दिखाई देगी। नहीं दिखाई देगी उसमें 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो वो कब होता है, जब हमारे पास इवन हो जाए। इवन हो जाए मतलब 2 टुकड़े आराम से जाएंगे, बीच में कोई टर्म नहीं बचेगी। तो नहीं बचेगी तो हमें बीच की 2 टर्म उठानी पड़ेंगी फिर, ठीक है। तो वो कैसे होती है, n/2 और n/2 + 1, ठीक है। मतलब n/2 करने से तो बिल्कुल हाफ वाली हो जाएगी, और फिर उससे अगली टर्म भी आ सकती है, उसके मिडल टर्म में बोल सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी मिडल टर्म के लिए। फिर इसमें क्वेश्चन आता है एक हमारे पास कि कोफिशिएंट निकालिए। तो कोफिशिएंट तो ऑब्वियसली क्या होता है, अपने पास ये कोफिशिएंट होता है। जनरली कोफिशिएंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन वाला जो अपना होता है वो कोफिशिएंट ही होता है। लेकिन आप सोचिए कि ये तो सिंपल a और b लिखा हुआ है, अगर इनके साथ कोई कांस्टेंट और होता, 3b आ जाता, तो भी ये क्या है, बाइनोमियल ही है ना। अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3b, जहां पे भी लिखते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग पावर करेंगे तो वो हमारे पास बाइनोमियल टर्म आएगी।
तो बाइनोमियल थ्योरम में यही सब कुछ होगा आपके पास, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, यही सब कुछ पूछा जाएगा एक्सरसाइज में। तो अगली वीडियो में मैं आपके पास एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। पहले एक्सरसाइज, इसमें सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा है, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक्सरसाइज को ईजिली कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं या कैसा कुछ लग रहा है आपको। सब कुछ बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे प्लीज़ बताते रहें कि कैसा कुछ लग रहा है, और कोई दिक्कत है तो वो बताते रहें, प्रॉब्लम आती है तो शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।